हेलो। अस्सलाम वालेकुम। होप सो आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही होगी। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, आप लोगों के माइक भी अभी ऑन है। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर नज़र आ रहा है? स्लाइड यस आपको सर। नज़र? जी, यस सर, आ रही है। गुड हो गया। ठीक है, इसको फिर हम ठीक 12 बजे स्टार्ट करेंगे, अभी बाकी लोग भी आ जाए। तो मीनवाइल आप बस जस्ट जा ही नहीं रहे। तो बाकी क्लासेस आपकी सही हो रही हैं? हेलो। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? कोई एनीबॉडी कंफर्म कर दें। आप लोगों के माइक अभी तक मैंने डिसेबल नहीं किए हुए। आ रही तो है सर, आप, आवाज़ है आपकी। हाँ, आप लोगों की अगर तादाद ज़्यादा होगी ना तो फिर मुझे माइक में भी म्यूट करने पड़े। अदरवाइज़ आप लोग बीच में मुझसे बात कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है, जिससे हम नॉर्मल क्लास में करते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो, या कोई बहुत ज़्यादा अगर डिस्टरबेंस वगैरह हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। अभी हम इसको शुरू करते हैं। मीनवाइल चले हमारी ये है कि रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल होगी आप लोगों को। सो जो बाकी है, जो कोई अगर मिस भी कर गया तो वो रिकॉर्डिंग को वॉच कर सकता है। तो मेरी ये आवाज़ अभी तक है ठीक नहीं हुई, तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है इसमें। तो आज का लेक्चर जो है हमारा, ये दो छोटे टॉपिक्स हैं बेसिकली। तो आज क्या है, ओरिएंटेशन, कि बिल्डिंग को हम किस तरह से प्लान करें, इसकी ओरिएंटेशन को, कि जो साइट है हमारी उसके अंदर जो भी हमने आपने या कोई बिल्डिंग वगैरह क्रिएट करनी है तो उसमें से ओरिएंटेशन किस तरह की होगी। आपने बेडरूम्स किस साइड पे रखने हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में रखने हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रोड है, अब रोड की साइड किस साइड पे है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे अगर आपको ये फिगर नज़र आ रही है ना, तो यहाँ पे आपको सन शेड भी बताया जा रहा है कि सन का पाथ कौन सा मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके एरिया के स्पेसिफिक विंड पैटर्न होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि गर्मियों में मशरक से ज़्यादातर या इधर जनूब से हवाएं चलती हैं, और इसी तरह सर्दियों में हमारे क्या होता है कि इधर शमाल से या आपके मगरब से ज़्यादा हवा चलती है, ठीक है। तो इसी तरह विंड के कुछ पैटर्न होते हैं, और कुछ पैटर्न आपके सन का पैटर्न है, ठीक है। इसी तरह वेदर की कंडीशंस भी समटाइम हम कंसीडर करते हैं। इसके अलावा रोड रोड आपकी रोड साइड किधर है, आपने रुख किधर रखना है, ठीक है, बिल्डिंग का, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमारी बेडरूम्स की पोजीशंस क्या हों, ड्राइंग रूम की पोजीशंस क्या हों, और आपकी जो बाकी फीचर्स हैं, पोर्च वगैरह, ठीक है, किचन वगैरह, उनको हम किस तरह से प्लेस करें, प्रॉपरली प्लान करें, ताकि बिल्डिंग को हम एक तो उसकी बेस्ट ओरिएंटेशन दे दें, ठीक है। और ओरिएंटेशन का पर्पस क्या है, पर्पस क्या है कि टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड इकोनॉमी, टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड कौन मी? इकोनॉमी, ठीक है। तो आप ये कॉपी कर रहे हैं मेरे साथ? ओके, ये क्लियर है यहाँ तक कि हमारा पर्पस क्या है। इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ आया? एनीबॉडी कोई मुझे यस सर। आंसर दे दे, ठीक हो गया। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, बेसिकली डील्स करता है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स मटेरियल अडॉप्टेड यूज्ड फॉर डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो टू इंश्योर सिस्टमैटिक सेफ एंड इकोनॉमिकल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। सिस्टमेटिक क्या होता है? सिस्टमेटिक ऐसी चीज को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। फॉर एग्जांपल आप घर का अगर लंटर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो सिस्टमेटिक का मतलब है कि आपने पहले से तमाम अरेंजमेंट की हुई हैं, ठीक है, जिसमें से है आपकी लेबर,
ठीक है, वो इन टाइम पहुंचेगी, आपकी मशीनरी जो होगी वो आपको अवेलेबल होगी, ठीक है, आपका मटेरियल क्या होगा, मौजूद होगा, ठीक है, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके रिसोर्सेज सारे क्या होंगे, अलाइंड होंगे एट एग्जैक्ट टाइम, आपको सारे के सारे रिसोर्सेज जिसमें से लेबर है, मशीनरी है, मटेरियल्स है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग क्या होगी, आपको सिस्टमेटिकली अवेलेबल होगी, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक। सेफ, सेफ में क्या है कि आपने इंश्योर करना होता है कि कुछ भी आपको सेफ्टी के रिलेटेड, चाहे वो मटेरियल की सेफ्टी है, चाहे वो आपकी बिल्डिंग की सेफ्टी है, चाहे वो आपकी लेबर की सेफ्टी है, वो भी आप पहले से प्लान करते हो ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको वो फील ना हो। इकोनॉमिकल, आपको पता है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट है उसको मिनिमम कॉस्ट के अगेंस्ट आपने उसको क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो ये सारी स्टडीज़ का एक अहम पर्पस क्या होता है कि हम हर चीज़ को सेफ, सिस्टमेटिक और इकोनॉमिकल तरीके से प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। अदरवाइज पुराने ज़माने में जैसे वो लोग बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें बना के किले बना देते थे, ठीक है, लेकिन क्या है कि उससे आपकी इकोनॉमी को बहुत हर्ज होता है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, देर में नॉट बी वो उस तरह से आजकल के दौर में वो फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी स्टडी करने का मकसद यही है कि हम ये तीन चीज़ें अचीव करें किसी भी प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो इसमें हम ग्राफिकल टूल्स लाइक ऑटोकैड वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सारा इंट्रोडक्शन है लेक्चर का, ठीक है जी। अब सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। बिल्डिंग्स है हर तरह की हम करते हैं, ठीक है, रोड्स हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, रेलवेज, ठीक है, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, ठीक है, इसके अलावा डैम्स हैं, रेजरवायर्स हैं, ठीक है। डैम बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है जो पानी को रोकता है, और डैम के साथ आपका रेजरवायर होता है, यानी कि जहाँ पे आपका पानी स्टोर होता है, ठीक है, वो जो पूरा एरिया होता है ना जहाँ पे पानी आपका स्टोर होता है उसको बोलते हैं रेजरवायर। जबकि डैम उस चीज को बोलते हैं जो आपकी जो मेन बॉडी होती है ना, जो आपके रिस्ट्रिक्ट करती है पानी के फ्लो को, ठीक है, जो पानी को रोकती है और उसको क्या कहते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देती है, ठीक है, जहाँ पे स्पिलवेज वगैरह होते हैं ना आपके, उस पार्ट को हम डैम बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है जैसे मंगला डैम है, तो आप साइड पे इधर से लेके वो डडियाल तक वगैरह जो आगे इस्लामगढ़ वाली साइड पे, ये जो सारा एरिया ये रेजरवायर कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डैम की मेन बॉडी नहीं है, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम रेजरवायर बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा कैनाल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, टनल्स हैं, ठीक है जी। तो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। सबसे पहला क्या है, आर्किटेक्चरल वर्क, उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल डिजाइन वर्क, और तीसरा क्या है, एग्जीक्यूशन वर्क। आर्किटेक्चरल वर्क में क्या है कि आपकी प्लानिंग सिंपल, ठीक है, रूम्स, विंडोज वगैरह, अगर बिल्डिंग की बात करें, ठीक है, उनकी ओरिएंटेशन किस तरह की होगी, ठीक है, प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है, उनके साइजेस वगैरह क्या होंगे, उनके फीचर्स वगैरह क्या होंगे, ठीक है, उनके एस्थेटिक्स भी, इवन कि किस तरह की मतलब लुक्स वगैरह देनी है आपने, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आर्किटेक्चरल वर्क में। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वर्क में आ जाता है आपका कि आप आपने अपने जो वॉल्स हैं उनकी थिकनेसेस कितनी रखनी है, ठीक है, कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, स्लैब्स देनी है, और मसरिया कितना आपने डालना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वर्क में। आपने उसमें इंश्योर करना होता है कि वो सेफ हो अगेंस्ट लोडिंग। अब लोडिंग भी डिफरेंट टाइप की होती है। सम टाइम क्या होता है कि आपका नॉर्मली आपका ह्यूमन लोड होता है जिसको लाइव लोड बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन लोड है, फर्नीचर का लोड है, और बिल्डिंग के अपने वेट्स होते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक आपने सेव करना होता है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि आपका अर्थ के लोड्स आते हैं, ठीक है, समटाइम ब्लास्ट, अगर कोई ऐसे एरिया में आपकी बिल्डिंग है जहाँ पे ब्लास्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है, या आपने ब्लास्ट वगैरह जो है ना कॉमनली
वार जोन में भी हो सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में जो है वो मुझे कुछ स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे थे, फिर मैं आता हूँ। वार जोन के अलावा जहाँ पे टर्निंग वगैरह होती है, बेटा ये अपने अपने माइक ऑफ कर दें, ठीक है? किसी के माइक से नॉइज आ रहा है। किसी के माइक से नॉइज आ रहा है, अपने अपने माइक जरा ऑफ कर दें। तो इसी तरह जब टनलिंग जो माइंड वगैरह होती है ना, जहाँ पे आपने मादनियात वगैरह निकालनी होती हैं, ब्लास्टिंग वगैरह करनी होती है, वहाँ पे आपको ब्लास्ट प्रूफ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं आपके माइक्स डिसेबल कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो मैं आपको बीच में टाइम देता हूँ इसके मुताबिक, ठीक है जी? तो आपको अर्थक्वेक, विंड प्रूफ, ठीक है, इसी तरह लोड्स के अगेंस्ट सेफ स्ट्रक्चर बनाना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डिजाइन। उसके बाद एग्जीक्यूशन वर्क आ जाता है, जिसमें आप फिजिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको, ठीक है? तो फाउंडेशन से स्टार्ट करके आप टॉप तक जो भी है आप जो बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन वर्क। सो ये उसकी सारी डिटेल्स वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब आ जाता है हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड साइट सिलेक्शन। इट मीन्स सिलेक्शन ऑफ बेस्ट साइट फॉर द प्रोजेक्ट विच प्रोवाइड सेफ्टी एंड इकोनॉमी, ठीक है जी? तो समटाइम क्या होता है कि आपके पास एक अवेलेबल स्पेस होती है, उसके अंदर आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को एडजस्ट करना होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है ना, आपने कोई बनानी है, तो आपके पास कोई अवेलेबल प्लॉट होगा। अब बिल्डिंग को आपने उसके अंदर क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है? ये आपने एक चीज समझनी है। दूसरी चीज क्या है कि जब कभी आपके पास ओपन स्पेस अवेलेबल होती है, तब आपने क्या करना है कि उस एरिया में से खास स्पेसिफिक पाथ या वो सिलेक्ट करना है आपने, जहां पे आपने अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। फॉर एग्जांपल रोड है। अब रोड अगर फॉर एग्जांपल आपने एक सिटी से दूसरे सिटी तक आपने लेके जानी है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब फॉर एग्जांपल आपने रोड एक सिटी से दूसरे सिटी तक लेके जानी है, ठीक है? तो वहां पे आपने जो बेस्ट पाथ है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद ताकि आप मेक श्योर कर सके कि वो सेफेस्ट रूट हो, इकोनॉमिकल रूट हो, ठीक है? समटाइम हम शॉर्टेस्ट रूट को प्रेफर करते हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्टेस्ट रूट ऑलवेज अवेलेबल नहीं होता, ठीक है? उसकी वजह यह है कि बीच में से रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट और हर्डल्स आ जाती हैं, ठीक है? तो आपने मेक श्योर करना होता है कि वो सेफेस्ट रूट हो और इकोनॉमिकल रूट हो, ठीक है, रोड्स के लिए। इसी तरह रेलवेज के लिए, इसी तरह आप एयरपोर्ट्स वगैरह के लिए जब कोई साइट सेलेक्ट करते हैं, तो आप मेक श्योर करते हैं कि जो इर्द गिर्द के एरिया के लिए वो नॉइज़ की जो है प्रॉब्लम, ठीक है, उसको अवॉइड किया जाए। आसपास जो है वो बहुत स्काई स्क्रैपर्स ना हो, ठीक है, ताकि आपके एरोप्लेन जो है उनको फ्लाई करने में आसानी हो, ठीक है? इस तरह जब आप साइट सेलेक्ट करते हैं, तो आप ऐसा एरिया सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे आप ये तमाम चीज़ें मेक श्योर कर सकें, ठीक है? इसी तरह डैम्स की जब आप साइट सेलेक्ट करते हैं, तब भी आपने ये सारी चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं, ठीक है? आपने कैनाल्स बनानी है, कुछ भी आपने करना है, ठीक है? तो बिल्डिंग्स, सब बिल्डिंग्स के अलावा आपने साइट को प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना होता है। आप डिसाइड करते हो कि किस जगह पे हमने ये काम करना है, ठीक है? तो साइट सिलेक्शन का एक ये भी मकसद है, ठीक है जी? तो बिल्डिंग्स के केस में क्या है कि आप अपने प्रोजेक्ट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है जी?
और ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जॉब होती है, ठीक है। हर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट होगी ये, ठीक है। क्योंकि हर प्लॉट, अच्छा बिल्डिंग है, हर प्लॉट की अलग से एक डायमेंशंस होंगी, अलग से डायरेक्शंस होंगी रोड की, ठीक है। कोई नॉर्थ फेसिंग होगा, कोई साउथ फेसिंग होगा, कोई ईस्ट फेसिंग होगा, ठीक है। तो हर एक के लिए आपको डिफरेंट प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो इट्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट, ठीक है, जिसका जो ऑनर है प्रोजेक्ट का, ठीक है जी। इसके अलावा प्रोजेक्ट यूज किधर करना है और फाइनेंस अवेलेबल कितना है, ठीक है जी, पैसा कितना अवेलेबल है। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, जनरल रूल फॉर साइट सिलेक्शन। तो जनरल रूल्स हैं कुछ, ये आप देख लें। इट शुड प्रोवाइड मिनिमम डिस्टर्बेंस टू द रेजिडेंस ऑफ द एरिया। अगर आपके क्वेश्चन है तो थोड़ा होल्ड ऑन कीजिएगा, मैं आपके माइक्स 5 मिनट बाद एनेबल करता हूँ। सो इट शुड प्रोवाइड मिनिमम डिस्टर्बेंस टू द रेजिडेंस ऑफ द एरिया, ठीक है जी। तो एरिया के रेजिडेंस के लिए मिनिमम डिस्टर्बेंस हो। साइट शुड बी सिलेक्टेड दैट इट प्रोवाइड्स गुड ड्रेनेज। तो ड्रेनेज का अगर इश्यूज है तो ये आपके प्रोजेक्ट को बिल्कुल समझ ले तबाह कर देता है, ठीक है। उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ड्रेनेज और भी आपने ये प्रेफरेंस देनी होती किसी प्रोजेक्ट में, आपने मेक श्योर करना है कि ड्रेनेज का किसी तरह का कोई इशू ना हो किसी भी प्रोजेक्ट में। चाहे वो ग्राउंड की ड्रेनेज है, चाहे वो रूफ की ड्रेनेज है, ठीक है, चाहे वो बिल्डिंग के किसी भी पार्ट की ड्रेनेज है, ठीक है। ये आपने मेक श्योर करना है, क्योंकि अगर आपका पानी अंदर खड़ा रहा तो आपका स्ट्रक्चर डैमेज होगा, आपके प्लास्टर्स उखड़ेंगे, ठीक है, आपके रेजिडेंट्स तंग होंगे, ठीक है, आपके सेवरेज के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि एक दफा अगर आपने गलत काम कर दिया तो ये फॉर लाइफ, जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा ना उसमें ये प्रॉब्लम्स बाकी रहेंगे, और जो रेजिडेंट्स होंगे या ओनर होगा वो हमेशा उससे तंग रहेगा, ठीक है। चाहे आप अपना घर बना रहे हैं, चाहे आप किसी का बना रहे हैं, ठीक है। ये आपने मेक श्योर करना है कि ड्रेनेज का कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ड्रेनेज आपने मेक श्योर करनी है कि ये 100% ओके ओके हो, ताकि इसके रिलेटेड कोई किसी किस्म का इशू ना हो। ड्रेनेज हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, या जिसको कहते हैं डैम्पनेस ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। सो साइट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, ठीक है, और साइट एक्सेसिबल भी इजीली हो, ठीक है। किसी ऐसी जगह पे आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा देना जहाँ पे आपकी रोड ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज इजी, ठीक है। अगर आप कोई पब्लिक प्रोजेक्ट वगैरह लगा रहे हैं या कोई है तो आपने मेक श्योर करना है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। द बेनिफिट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी ग्रेटर देन 1। ये पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए होता है, ठीक है, जिसके लिए आप एनालाइज करते हैं कि इसके जो बेनिफिट्स पब्लिक को मिलेंगे और जो कॉस्ट बेसिकली हम पब्लिक ही बेयर करते हैं अपने टैक्स के पैसों से, ठीक है। और फलाना टमकाना, ठीक है, जो भी आप गवर्नमेंट को पे करते हो जिसमें से सेल्स टैक्स हैं, ठीक है, इनकम टैक्स हैं और बेशुमार तरह की टैक्सेस हैं जो आप पे करते हो, ठीक है, बिजली के बिलों की सूरत में पे करते हो, ठीक है। हो सकता है मोटर जो है मेट्रो वो लाहौर में बनती है और बिजली के बिलों में एक्स्ट्रा टैक्सेस पूरे पाकिस्तान को भरने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले बेनिफिट और कॉस्ट रेशियो आपने देखना कि बेनिफिट आपकी पब्लिक को कितना मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप जो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं वो कितनी है। अगर आपको बेनिफिट ज़्यादा दे रहा है एक प्रोजेक्ट और कॉस्ट उसकी कम है, यानी कि ये रेशो ग्रेटर देन 1 है, तब आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, फिजिबल होगा। सो लेट मी अलाउ सम स्टूडेंट्स, और मैं आपके माइक्स ऑन कर देता हूँ। ओके, ओके, सो ठीक है जी, आप लोगों के माइक्स ऑन हो चुके हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि 1 बाय 1 आप अगर क्वेश्चन पूछ सकें, ठीक है।
तो होप सो कि मैं कोई बहुत तेज लेक्चर नहीं चलाया होगा, मैंने अभी 2-3 स्लाइड्स ही की हैं, ठीक है। तो जस्ट ये है कि मैं बोला ज़्यादा हूँ, नो डाउट। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। चलें ठीक है, मैं इसको अब कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है जी। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग एंड सेटिंग आउट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पर, ठीक है। व्हाट इज ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ प्लेसिंग अ बिल्डिंग इन सच अ पोजीशन दैट इट्स फ्रंट फेसिस अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग का? टू प्लेस द बिल्डिंग सो एज टू सूट इट्स इट्स सराउंडिंग, कि ये अपनी सराउंडिंग को सूट कर रहा हो, ठीक है। टू प्रोवाइड नेचुरल कंफर्ट टू यूजर, ठीक है। कि आपके बिल्डिंग के स्पेसिफिक एरियाज में आपको समर के दौरान आपको प्रॉपर जो एयर फ्लो है वो मिल रहा हो, ठीक है। ऐसी तरह से बिल्डिंग नहीं बना देना कि उसके अंदर हवा दाखिल ही ना हो सके, ठीक है। इसी तरह सर्दियों में आपने बनाना है ताकि ऐसा हो कि आपकी सन भी लाइट एंटर हो सके, ठीक है। तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, जैसे एयर है और सन है, सन लाइट है, ये आपने मेक श्योर करना होता है कि बिल्डिंग में आपको ये इजीली एक्सेसिबल हो, ठीक है। और जो उसकी नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उसके मुताबिकत रखती हो। ये नहीं कि आपने सारी बिल्डिंग जो है वो मशरक की तरफ मुंह की हुई है, आप अपनी एक अलग बिल्डिंग बना के मगरब की तरफ मुंह कर दें, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें भी देखनी है। इसके बाद प्राइवेसी, बिल्डिंग इस तरह से डिज़ाइन हो कि अगर अ, आपकी, ओके, बिल्डिंग इस तरह से डिज़ाइन हो कि आपके जो रेजिडेंट्स हैं उनको प्रॉपर प्राइवेसी मिले, ठीक है। इसके बाद टू प्रोटेक्ट रेजिडेंट्स फ्रॉम डस्ट एंड नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। और आपने बिल्डिंग को इस तरह से प्लेस करना है कि इट हैज़ मिनिमम पोर्शन कम्स इन कांटेक्ट विद डायरेक्ट रेन शावर सो एज टू अवॉइड डैम्पनेस इन बिल्डिंग, ठीक है। तो किसी ऐसी तरह से नहीं कि अगर हाँ, अपने एरिया की आप रेन की डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं। जो हमारा मानसून का रीजन होता है ना, सॉरी, मानसून का जो सीज़न होता है ये आपका जुलाई अगस्त सितंबर वगैरह, जहाँ पे आपकी बारिशें सबसे ज़्यादा होती हैं। तो आप जनरली आपने नोट किया होगा कि हमारी जो रेन की डायरेक्शन होती है ना स्पेसिफिकली, वो नॉर्थ टू साउथ तकरीबन इस डायरेक्शन में थोड़ी सी तिरछी बारिशें होती हैं, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि कोई ओपन एरिया जैसे वरांडा वगैरह है वो आपने नॉर्थ फेसिंग अगर आपने बना दिया है तो बारिश आपकी अंदर आती रहेगी, ठीक है। या बिल्डिंग का फेस इस तरह से कर दिया है तो वो पानी आपका जो है वो बारिश का अंदर आता रहेगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी है बिल्डिंग की प्लानिंग करते वक्त, ठीक है, कि इस तरह के प्रॉब्लम्स बिल्डिंग में ना आए, ठीक है। अदरवाइज आपने क्या करना है, प्रॉपर डैम्पनेस को रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट्स लेनी है बिल्डिंग्स को, ठीक है। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो ये जनरल ओवरलाइन ही है, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा रीड करना है और इसी तरह से आपने ये गाइडलाइंस आपने क्या करनी है, रिमेंबर रखनी है, ठीक है। और पेपर में आपने शायद इसी तरह स्टेट करनी होगी, ठीक है, लिखनी होगी। सो इस तरह कुछ फैक्टर्स हैं जो बिल्डिंग की ओरिएंटेशन को अफेक्ट करते हैं। उसमें क्या, सराउंडिंग ऑफ द साइट, ठीक है। द बिल्डिंग शुड बी सो ओरिएंटेड दैट इट सूट्स सराउंडिंग ऑफ द साइट, ठीक है। अप्रोच टू रोड, सो अप्रोच टू नियर बाई रोड मीन्स अ गुड ओरिएंटेशन, ठीक है। तो अच्छी ओरिएंटेशन आपकी मेक श्योर करेगी आपकी रोड के साथ आपकी अप्रोच है बिल्डिंग की, या आपका कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक्सेसिबल बनाएगी आपकी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। समटाइम आपके मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आप कोई पूरी हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, ठीक है। तो उसका लिंक फिर आप किसी बड़ी रोड के साथ बनाएंगे, ठीक है।
तो आपने बड़े प्रोजेक्ट्स भी देखने इसी इसी एस्पेक्ट्स के साथ आपने देखने हैं, ठीक है। तो कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे, उसके अंदर आप छोटी सी स्ट्रीट्स तो बनाएंगे, लेकिन उसका किसी बड़ी रोड के साथ लिंक आपका लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ना कि आप किसी ऐसी जगह बना दें जिसको एक्सेस नहीं है किसी बड़ी रोड पे, ठीक है। और आपको किसी नियर बाई सिटी या नियर बाई डेवलप्ड एरिया में पहुंचते पहुंचते अगर आपके 2-3 घंटे लगते हैं, तो आपका वो हाउसिंग का वो जो प्रोजेक्ट है वो फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। वो तो कोई बंदा भी उस पर इन्वेस्ट करना फिजिबल नहीं समझेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लाजमी मेक श्योर करना है, ठीक है। चाहे आपका प्रोजेक्ट छोटा है चाहे आपका बड़ा है, ठीक है। चाहे आपका एक हाउस है चाहे आपकी हाउसिंग सोसाइटी है, बड़ा प्रोजेक्ट है, चाहे आप डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तब भी आपने उसको एक्सेस हर तरह से देनी है, ठीक है। रोड्स की भी, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई हॉस्पिटल वगैरह बना रहे हैं, तभी आपने मेक श्योर करना है कि उसकी तरफ एक्सेसिबल हो, ठीक है। और उसकी ओरिएंटेशन वगैरह इस तरह की हो कि उसको मैक्सिमम एरिया जो है वो इजीली अप्रोच कर सके, ठीक है। इसी तरह और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। कोई आप वेयर हाउस वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि वहाँ तक आपके जो बड़ी ट्रांसपोर्ट्स हैं, जो गुड्स की ट्रांसपोर्ट है, जो आप आपने गुड्स वगैरह स्टोरेज करनी है, ठीक है। तो वो आपकी वहां तक अप्रोचेबल हूँ, ठीक है। अदरवाइज किसी ऐसी जगह पे आप वेयर हाउस नहीं बना सके जहाँ पे रोड्स नहीं है और आपके ट्रक्स वगैरह पहुंच नहीं सकते, ठीक है। सो ये मैं आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आपने ब्रॉड माइंड होके आपने क्या करना है, इन चीज़ों को एनालाइज करके फिर आपने प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक साइट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद है सन मूवमेंट। सन पाथ एंड सन रेज आर इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रूम्स इन द बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक ये आ जाएगा सन मूवमेंट। सन इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल लाइट एंड टेम्परेचर, ठीक है। गर्मियों के जो 3-4 माह होते हैं, उसके अलावा आपको सन की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है बिल्डिंग की, ठीक है। ताकि आपके ये इंडोर हेल्थ जो है वो इसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। सनलाइट जो है, ठीक है, ये जर्म किलर होती है, ठीक है, सनलाइट जो है। इसी तरह आपको डैम्पनेस को रिड्यूस करती है, ठीक है। जहाँ पे सनलाइट वगैरह नहीं जाती यस वहाँ सर। पे बिल्डिंग में डैम्पनेस के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है जी। सो इफ सन रेज आर प्रॉपरली फॉलिंग ऑन द बिल्डिंग देन इट विल प्रोवाइड अ गुड लिविंग कंडीशंस, ठीक है, जो मैंने अभी बात की है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ये है सन अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाइक करते हैं कहीं यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपने जो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है। हम इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्दर्न वाली साइड पे रहते हैं, ठीक है जी। तो ये ओरिएंटेशन है जी, ठीक है जी। ईस्ट से निकलता है तकरीबन सूरज और वेस्ट में आपका ग्रुप होता है, ठीक है। और ये समर का पाथ है, ठीक है। विंटर का पाथ थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है। समर में क्या होता है कि सूरज एन आपके ऊपर से गुजरता है, ठीक है। और विंटर में क्या होता है कि आपके थोड़ा सा साइड से होके गुजरता है, ठीक है जी। ये जो विंटर का पाथ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, बेसिकली। तो उसके हिसाब से फिर आपने देखना है कि प्लानिंग करनी है, ठीक है। जैसे है ना, अब ड्राइंग और लिविंग रूम्स आपने क्या करना है, साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रखने हैं। साउथ ईस्ट ड्राइंग रूम वगैरह, ठीक है, इस तरह ताकि आपकी रोशनी वगैरह आती रहे, ठीक है। इस रीजन में आपने रखना है, साउथ ईस्ट और वेस्ट में। ये इस पोर्शन में, यानी कि बिल्डिंग के इस पोर्शन में, इस पोर्शन में नहीं रखना जहां पे धूप ही नहीं लगती, ठीक है। ये जो बैक वाला पोर्शन है, ये ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट वाली डायरेक्शन है जो आपकी। तो आपने इस तरफ रखना है। मे भी आपको मेरा ये माउस ना नजर आ रहा हो, ठीक है। लेकिन आपने देख लेना कि जिस तरफ ये विंटर वाला साइड है ना, इस तरफ आपने क्या करना है, अपने
ड्राइंग रूम्स और लिविंग रूम्स को आपने क्या करना है, प्लेस करना है। इसी तरह डाइनिंग रूम्स है, वो कह रहा है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये जो जगह बनती है आपकी सारी, इसी साइड पे आपने रखने हैं, फ्रंट साइड पे। ठीक है, या अगर आपको यस। ये इमेज देखो तो इसके इसके मैं कह रहा हूँ राइट साइड पे। ठीक है, ये जो ईस्ट साउथ और वेस्ट वाला पोर्शन बनता है, ठीक है, इस तरफ की बात हो रही है। इसी तरह बेडरूम्स साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। अब साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट आप देखें, ठीक है, साउथ ईस्ट, ये जो आपका ये क्वाड्रेंट बन रहा है राइट साइड वाला, और नॉर्थ वेस्ट जो लेफ्ट वाला, जहाँ पे आपको वो ये सन का आइकॉन सा नजर आ रहा होगा। ठीक है, इधर की बात हो रही है। ठीक है, इन कॉर्नर्स में आप रख सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले में आप नहीं रखेंगे। ठीक है, उसकी रीजन क्या होगी कि आपको वहां पे सनलाइट बिल्कुल जाएगी ही नहीं। ठीक है, और साउथ वेस्ट में आप इसलिए नहीं रखेंगे कि जब आपका पीक पे सन होगा तो फिर सारी की सारी लाइट क्या होगी, आपकी एंटर होगी। ठीक है, वो भी डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। ओके, अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स, इनको मैं अलाउ कर दूं। ठीक है, आप लोगों के माइक ऑन है, आप मीनवाइल क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं अगर आपको है। ये आपने ओरिएंटेशन एक अच्छी तरह से समझनी है। ठीक है, इसी तरह वरांडा है, और साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में जो वरांडा है वो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में है। मैंने आपको बताया था कि वरांडा आपने नॉर्थ वाली डायरेक्शन पे नहीं रखना, क्योंकि नॉर्थ और साउथ हमारी ज्यादातर क्या होती है, बारिश की डायरेक्शन होती है, तो वरांडे के अंदर पानी जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हम साउथ से वेस्ट तक जो हमारा पोर्शन है, उधर हम क्या करते हैं, वरांडा वगैरह प्लेस करते हैं। ठीक है, इस तक किचन है। अब किचन आप नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है, जहाँ पे आपकी सूरज की धूप वगैरह नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि किचन के लिए ये चीज हमें नहीं चाहिए होती। ठीक है, सनलाइट, ये सन के परस्पेक्टिव से है। ठीक है, इसी तरह स्टेज है, तो आप नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेज आपको कोई धूप वगैरह या इस तरह की चीज नहीं चाहिए होती। ठीक है, क्योंकि स्टेज आप बहुत थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चार्ट आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, आप में से आप में से कोई कुछ है जिनके माइक से ना नॉइज बहुत आ रहा है, तो मैंने अभी आपके माइक ऑफ कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन 40 मिनट पे ना, भी 34 मिनट में, 40 मिनट पे मैं दोबारा आपके माइक का ऑन करूंगा। आपसे अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, ये सारी डायरेक्शंस आपको नजर आ रही हैं। तो आपने देख लेना कि बिल्डिंग्स में हमने, जब आपने कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, तो आप देख लेना कि बेडरूम्स आप कहाँ प्लेस करें, ड्राइंग रूम्स आप कहाँ प्लेस करें। ठीक है, तो बाकी उसके अलावा भी ओरिएंटेशन में चीज़ें जो अवेलेबल हैं वो भी आपने देखनी है। ठीक है, जैसे आपकी प्लॉट डायरेक्शन किस तरफ बनती है। ठीक है, रोड की एसेसिबल किस तरफ है, उसके हिसाब से थोड़ी सी अमेंडमेंट में भी करनी पड़े। ये सन पाथ के हवाले से गाइडलाइंस हैं कि आप अपने रूम्स या इस तरह की चीज़ों को किस तरह से आप प्लेस करें। ठीक है, तो जहाँ पे तो आपको रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, आपको थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पे तो आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको स्पेस वगैरह अच्छी अवेलेबल हो, ठीक है, इवन आप बिल्डिंग की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा स्पेस आपको अवेलेबल हो, लॉन्स एरिया जो है वो आप दाएं बाएं आगे पीछे कर सकते हैं। तो आपने फिर प्रॉपर प्लेसमेंट करनी है
बिल्डिंग के रूम्स की, डाइनिंग रूम्स की, ठीक है, बेडरूम्स की, हर एक की आपने जो जिस डायरेक्शन में वो सूटेबल है वो आपने प्लेस करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो जाता है। तो चलें यहीं पे मैं आप लोगों के माइक ऑन कर देता हूँ। इस लेक्चर के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। आप लोगों के माइक्स ऑन हो चुके हैं, तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली मुझसे पूछ लें। अदरवाइज इसकी अगर आपका कुछ लेक्चर का पार्ट मिस हुआ है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मैं अवेलेबल कर दूंगा, और ये लेक्चर आप आपके साथ तो ये खुरम है, इनका मैंने माइक ऑफ कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा बाकी कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हमारे पास 1 मिनट है, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। खुरम, आपका नॉइज बहुत आ रहा था इसलिए मैंने आपका डिसेबल कर दिया है। थैंक यू सर। हाँ ठीक है जी, आगे चलें। कोई एनीबॉडी मुझे अपडेट कर दे के हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यस सर, आगे सर चलें। आगे यस चलें। जी सर, जी आगे चले कंटिन्यू सर, करें। लेट हो रहे हैं। चलें, ठीक है ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारा आज का एक अहम टॉपिक है डैम्पनेस ऑफ ये बिल्डिंग। ठीक है, ये टॉपिक एग्जाम में इंक्लूड होगा आपका। ठीक है जी, तो ठीक है सर। सबसे पहले डिफाइन करते हैं dampness, the excess or penetration of moisture inside a building through its floors, walls, roof is called a dampness। ठीक है, कि ठीक है जो मॉइस्चर है उसको कहीं ना कहीं से कोई पाथ मिल गया है बिल्डिंग में एंटर होने का, दैट इज कॉल्ड डैम्पनेस, जिसको हम सेम बोलते हैं। ठीक है, अब उसको अगर एक पाथ मिल गया ना तो वो चलता रहेगा। ठीक है, उधर से आता रहेगा आता रहेगा। ठीक है, उसका पहले रास्ता बंद करना होता है। डैम्पनेस का याद रखना कि कोई पक्का इलाज कोई नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद उसके रेमेडीज तो होते हैं कुछ। ठीक है, लेकिन एक दफा अगर ये प्रॉब्लम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के बाद अगर आ गई है, ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लमैटिक रहेगा आपको फॉर लाइफ। तो ये आपने लाजमी याद रखना कि डैम्पनेस की आपने स्टार्ट में कंस्ट्रक्शन करते वक्त मेक श्योर करना कि इसकी कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है, सो डैम्पनेस इज डेंजरस बोथ फॉर ऑक्यूपेंट्स। ठीक है, ये हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करती है। ठीक है, ठीक है, अनहाइजीनिक कंडीशन और बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और फिनिशेस को, ठीक है, प्लास्टर वगैरह उखाड़ देगी, पेंट वगैरह गिरा देगी। ठीक है, इवन कुछ टाइम गुजरने के बाद आपकी टाइलें वगैरह भी उखड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह ईयर्स आफ्टर ईयर्स क्या होगा कि आपके जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिन्होंने बिल्डिंग को उठाया, कॉलम बीम्स, इवन जो आपका छत वगैरह है, ठीक है, कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स, वो भी क्या होते हैं, स्पॉल ऑफ करना शुरू हो जाते हैं और आपके सरिये वगैरह नंगे हो जाते हैं, उनको जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमने अपने हम जब स्टूडेंट थे हमने कहीं एक हॉस्टल की बिल्डिंग में मैंने खुद देखा कि बाथरूम्स के ना जो नीचे जो छत है उसका जो प्लास्टर जो कवर देते हैं ना कंक्रीट के अंदर, जिनके सरिया अंदर रखते हैं कंक्रीट के ना, तो वो कवर भी उतरा हुआ है, सरिये नंगे हुए हैं, उनको जंग लगा हुआ है। ठीक है, और वो भी तकरीबन टूटने वाले हुए हैं। तो ये सब डैम्पनेस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये बाथरूम जहाँ पे आपका वाटर की मूवमेंट है, चाहे वो किचन एरिया है, चाहे आपका बाथरूम एरिया है, ठीक है, चाहे वो एक्सपोज टू रैन एरिया है आपका बिल्डिंग का, आपने मेक श्योर करना है कि वो मॉइस्चर को पेनिट्रेट ना होने दे। ठीक है जी, सो ड्यू टू डैम्पनेस द बिल्डिंग बिकम अनहाइजीनिक। ठीक है, डैम्पनेस इन बिल्डिंग इज अ रिस्क फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, क्योंकि फंगस वगैरह आपको पता है नमी में उगती है। ठीक है, और फंगस भी आपकी बेतहाशा बीमारियां फैलाती है। ठीक है, एलर्जीज वगैरह, और इसी तरह बैक्टीरिया वगैरह भी बहुत है पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंडोर हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, इसके बाद है पीलिंग ऑफ। पीलिंग ऑफ कहते हैं द टर्म इज रिलेटेड टू प्लास्टर एंड इट मींस दैट द प्लास्टर सरफेस गेट डिसफिगर्ड, इनके प्लास्टर उखड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ब्लिस्टर्ड और ब्लीच्ड,
दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू पेंटिंग। ठीक है, आपका पेंट क्या होगा, गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने देखा कि वो फुटकड़ियां सी बन के ना, ठीक है, उतरना शुरू हो जाता है पेंट। ठीक है, या पेंट का कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं ब्लीचिंग। ठीक है जी। डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, इट इज अ लेयर ऑफ इम्परवियस मटेरियल बिटवीन सोर्स ऑफ डैम्पनेस एंड बिल्डिंग कंपोनेंट। अब जनरली हम प्लिंथ लेवल के ऊपर देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लिंथ से नीचे आपका क्या है, ग्राउंड है, सॉइल वगैरह है, मॉइस्चर वगैरह आपका आ सकता है। ठीक है, तो मिट्टी तो आपका सोर्स है मॉइस्चर का। ठीक है, नीचे से आपका मॉइस्चर ऊपर आ सकता है। वहां पे भी हम क्या करते हैं, डैम प्रूफ कोर्स देते हैं वॉल्स के अंदर, ताकि जो आपकी प्लिंथ लेवल से नीचे की जो वाल है वहां से मॉइस्चर ऊपर की वाल में ट्रांसफर ना हो। ठीक है, इसी तरह आप रूफ से नीचे भी आप क्या करते हैं, डीपीसी प्रोवाइड कर देते हैं वाल को, ताकि आपका रूफ से जो पानी अगर आ रहा है, चाहे रेन की वाटर की वजह से आ रहा है या आपने कोई ड्रेनेज वगैरह रखी हुई है, ठीक है, तो वो पानी क्या है, आपका रूफ से एंटर ना हो वॉल्स की तरफ। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, वो हम आगे। इसी तरह इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस, इट causes ड्राई rot to the wooden members provided in the buildings। ठीक है जी। सो वुडन मेंबर्स को क्या कर देता है, ड्राई रॉट कर देता है, क्रोजन करता है मेटल की। ठीक है, और प्लास्टर और पेंट क्या करते हैं, उखड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इट causes द अपीयरेंस ऑफ फ्लोर्स अगली। ठीक है, फ्लोर्स की अपीयरेंस क्या होती है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, टाइलों का रंग फेड होता है। कभी आपने देखा होगा कि टाइलों वगैरह का रंग भी क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। ओके, मैं ये कुछ स्टूडेंट्स अलाउ कर दूं। इसके अलावा क्या है कि आपके जो कारपेट्स वगैरह हैं वो डैम्प रहते हैं, और आपको पता है डैम्प कारपेट कितना स्मेली होता है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन गेट डिटोरिएटेड। ठीक है जी, कुछ आप अगर इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स हैं, अगर वहाँ पे मॉइस्चर पेनिट्रेट कर गया तो वो कितना हैजर्डस हो सकता है। ठीक है जी। एफ्लोरिसेंस, ठीक है, एफ्लोरिसेंस कहते हैं जो आपकी ईंटें वगैरह है ना, उसमें से कुछ वाइट वाइट कलर से ना, जो सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो आपके बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग में कहीं नोट भी किया होगा कि वहाँ पे वाइट वाइट सा ना कुछ निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लोरिसेंस। ठीक है, वो बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं आपके ब्रिक के अंदर। तो जब आपका मॉइस्चर वगैरह पेनिट्रेट करता है तो सॉल्ट्स वगैरह क्या करते हैं, आउटवर्ड आपके बाहर निकल आते हैं। ठीक है, और वह फ्लोरिसेंस, ठीक है, उससे क्या होता है कि बिल्डिंग में वो पाउडर्स वगैरह, या आप कभी देखते हैं यहाँ पे अगर किसी दीवार में ना बहुत ज़्यादा सेम हो, तो उसके नीचे आप देखेंगे आपको पाउडर्स वगैरह फील होंगे, वो सारा फ्लोरिसेंस बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं जो ब्रिक से बाहर आते हैं, और ये बेसिकली स्ट्रक्चर की लाइफ को रिड्यूस करता है। ठीक है जी, और अनहाइजीनिक कंडीशन मैंने आपको पहले बताई हैं। ठीक है जी। So dampness is a risk factor for health effects. Moisture is the prime breeding ground for bacteria. So associations have been found with cough, asthma, ठीक है, यानी कि खांसी, दमा, सांस का रुकना, थकावट होना। ठीक है, और एयर इन्फेक्शन वगैरह इसकी वजह है। ठीक है, अब आ जाते हैं वजूहत क्या हो सकती हैं। रैन पेनिट्रेशन, बारिश से पानी दाखिल होता है। ठीक है, बारिशों के सीजन में, ठीक है, पानी क्या आता है आपका, एंटर होता है। ठीक है, कुछ आपकी सर्विसेज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद रेन होती हैं। ठीक है, या आपका रेन वाटर ड्रेन होते होते क्या होता है कि बिल्डिंग के कई पार्ट्स में प्रोपेगेट कर जाता है। ठीक है, इसी तरह लेवल ऑफ साइट, अगर लेवल्स के डिफरेंसेस है, लेवल बहुत डाउन है तो ग्राउंड से मॉइस्चर आपका पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह ड्रेनेबिलिटी ऑफ द सॉइल, जो आसपास की सॉइल है, अगर उसकी ड्रेन एबिलिटी अच्छी है तो वो, ठीक है, सॉरी,
ड्रेनेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स करती है कि आप की जो प्रोजेक्ट है उसकी जो सराउंडिंग सॉइल है, ठीक है। एक तो उसकी सरफेस ड्रेनेज है ना, सरफेस ड्रेनेज क्या होनी चाहिए, आउटवर्ड बिल्डिंग की हो, ठीक है, ताकि वो पानी फ्लो करके आपके ड्रेनेज में फिरे। एक है सॉइल, मिट्टी, जहाँ पे आपकी डायरेक्ट बारिश होती है और पानी क्या होता है आपकी सॉइल के अंदर है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब वहां से अगर आपकी जो सॉइल है वो पानी को रिटेन कर लेती है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर वो ड्रेन करके टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, आपका मॉइस्चर अंडरग्राउंड पेनिट्रेट होना शुरू हो जाता है, तब भी आपके सेम का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि सर्दियों में हमारे क्या होता है कि हफ्ता हफ्ता धूप नहीं निकलती, ठीक है, तो इस वजह से भी क्या हो कि डैम्पनेस आ सकती है बिल्डिंग में, ठीक है। हाल तो हमारे यहाँ बारिशें वगैरह नहीं हुई इतनी अभी, ठीक है, तो डैम्पनेस का प्रॉब्लम इस सीज़न में नहीं है, लेकिन अगर अदरवाइज ये जो आपकी है फ्रॉस्टिंग कंडीशन चल रही है अभी, ठीक है, ड्यूज हैं, ठीक है, इवन ये जो आपकी फॉग है ये भी बारिश की तरह गिर रही है आजकल, और धूप वगैरह नहीं निकली, तो इस वजह से भी क्या है आपकी टेम्पनेस आ सकती है, ठीक है। डिफेक्टिव ओरिएंटेशन, ठीक है, डिफेक्टिव ओरिएंटेशन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम होता है जो लोग फेस करते हैं, ठीक है। को बस अन्य वाह कमरे वगैरह बना दिया, ठीक है, तो कोठी बनाई खूबसूरत, लेकिन ठीक है उसकी ओरिएंटेशन नहीं की प्रॉपर तरीके से, क्या होगा, मॉइस्चर ट्रैप रहेगा बिल्डिंग में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली डिटोरिएशन करेगा, ठीक है। एंट्रेप्ड मॉइस्चर इन द बिल्डिंग, एंट्रैप कहीं पे आपकी लीकेज वगैरह हैं, ठीक है, या कहीं पे आपका जो है आपका सनलाइट पहुंच ही नहीं रही, ठीक है, किसी तरह से वहां से वाटर रिमूव हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिल्डिंग के किसी ऐसे कोने में वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो वो क्या रहेगा, प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है। वहां से जब तक वो एवेपोरेट नहीं करेगा, ड्रेन नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, इसको कहते हैं एंट्रैप्ड मॉइस्चर। फिर डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है, आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल दिया, आपने क्या किए, लो क्वालिटी के यूज़ किए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा पोरस मटेरियल आपने यूज़ किए, ठीक है, जिनमें पोर्स वगैरह जाते हैं, वो क्या करेंगे, अलाउ करेंगे मॉइस्चर को, और आपकी बिल्डिंग में क्या होगा, डैम्पनेस आ जाएगी। ओके, सर जी जी पूछें क्वेश्चन। सर, ये डैम्पनेस और इफ्लोरेंस में क्या मेन डिफरेंस है? मतलब होती तो दोनों मॉइस्चर की वजह से ही है ना? एफ्लोरेसेंस तो ब्रिक्स की वजह से आएगी, ठीक है, ब्रिक्स के अंदर से क्या होगा, साल्ट साल्ट वगैरह बाहर निकलेंगे, ठीक है, उसकी सरफेस पे आएंगे और वो शो करेगा, वो डैम्पनेस ही की वजह से आएगी। वो डैम्पनेस का एक क्या कहते हैं कि एक निशानी है कि बिल्डिंग में डैम्पनेस आ चुकी हुई है, ठीक है, लेकिन डैम्पनेस के मल्टीपल डैमेजेस हैं, उसमें से एक डैमेज एफ्लोरेसेंस है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? या सर वो डैम्पनेस की एफ्लोरेसेंस, वजह से। एफ्लोरेसेंस एक निशानी है उसकी, ठीक है। इसी तरह प्लास्टर प्लास्टर वगैरह समटाइम उखड़ते हैं, ठीक है, आपके पैंट्स वगैरह उठते हैं, पैंट्स फेड हो जाते हैं, पैंट्स के पीछे आपको ना कोई शेड वगैरह नजर आ रहा होता है, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे पैंट के पीछे कोई साया वगैरह चल रहा है, कभी आपने देखा है, पैंट्स यस। का कलर फेड हो जाता है, पैंट उखड़ना शुरू हो जाता है, ये सारी डैम्पनेस की क्या निशानियां हैं, और ये क्या करता है बिल्डिंग की लुक को, एस्थेटिक्स को, ठीक है, इसके अलावा इस हाइजीनिक कंडीशंस को, इवन स्ट्रक्चर्स को, यानी कि बिल्डिंग को, मटेरियल को डिटीरिएट करता है, आपकी ईंटें क्या हो जाती हैं, बुरबुरी होना शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ, ठीक है, आपका कंक्रीट क्या है, टूटना शुरू हो जाता है, कंक्रीट के अंदर जो सरिया वगैरह आपने डाला हुआ है उसको जंग लगना शुरू हो जाता है, बिल्डिंग की ओवरऑल जो है लाइफ वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सर ये इसके बाद फ्लोरेंस होती डिफेक्टिव का, सर ये ब्रिक जी की ब्रिक में कोई मतलब गलत मिलावट होती है, उसकी वजह से होती है देखें, फ्लोरेंस। ब्रिक्स ब्रिक्स में अगर सॉल्ट वगैरह ज्यादा होंगे ना, यानी कि जो आपने मिट्टी ली है कहीं से उसमें सॉल्ट वगैरह जाते हैं, मिट्टी से आप क्या करते हैं, ईंटें बनाते हैं, अब क्या करें, जब मॉइस्चर वगैरह अंदर जाएगा ना तो सॉल्ट वगैरह क्या होंगे,
जब वो मॉइस्चर एवेपोरेट होगा, थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करेगा, साथ में साल्ट्स को भी क्या करेगा, लेके आएगा, ठीक है, बाहर। तो मॉइस्चर क्या करता है, एवेपोरेट हो जाता है अल्टीमेटली। तो सॉल्ट्स वगैरह आपके सरफेस के ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं फ्लोरिसेंस। आपको ये वाइट वाइट से आपको ये सॉल्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं आउटर सरफेसेस के ऊपर, ठीक है। ओके सर। क्लियर है ये point? यस सर, हो हाँ, गया क्लियर। ये एक ये एक एक उसकी क्या है, सिम्टम है डैम्पनेस की, ठीक है। सो ओके। मॉइस्चर ओरिजिनेट्स इन द बिल्डिंग, ठीक है, बाथरूम्स, ठीक है, किचन वगैरह, जहाँ पे मॉइस्चर ओरिजिनेट करता है और रहता है। तो आपने मेक श्योर करना होता है इन चीज़ों की ड्रेनेज वगैरह परफेक्ट हो, ठीक है। डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्शन इस तरह से की हुई है कि जो सारी की सारी वो रूफ की या बिल्डिंग के कुछ पार्ट्स की ड्रेनेज जो है वो सेंटर में आ रही है, ठीक है, बिल्डिंग के। मॉइस्चर प्रॉपर ड्रेनेज ड्रेनेज पुअर ड्रेनेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन हैं जिसमें से लीकेजेस भी आ सकती हैं, ठीक है, आपने पाइप्स वगैरह सही से आपने नहीं किए हुए, ठीक है। तो मॉइस्चर क्या है, स्लोली स्लोली पेनिट्रेट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आप हिडन जो वॉल्स के अंदर आप पाइप्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, सैनिटरी वगैरह सिस्टम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्लास्टर वगैरह कर देते हैं, इवन आप टाइलिंग वगैरह भी कर देते हैं बाथरूम्स और किचन की। लेकिन वहां पे अगर कोई भी डिफेक्ट आ गया, कोई लीकेजेस वगैरह आ गई, तो वॉल्स आपकी डैमेज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर करना होता है कि ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो ये इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है जी। सो यहाँ पे देखिए रैन पेनिट्रेशन आपको पता है कि स्लो रैन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इज मोर डेंजरस फॉर स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू हैवी रैन फॉर शॉर्ट रन। हैवी रैन क्या होती है, ड्रेन हो जाती है, लेकिन जो आस्ता आस्ता लगी रहती है वो क्या है, मॉइस्चर स्लोली स्लोली पेनिट्रेट करता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जी, स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन हायर ग्राउंड कैन बी ड्रेन्ड ऑफ इजीली। तो आपने लेवल, इसलिए हम प्लेन्थ वगैरह का लेवल क्या करते हैं, हाई रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लो लाइंग एरियाज होते हैं उनमें क्या है, डैम्पनेस के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें ये जो एरिया है मीरपुर का या बिम्बर का या आगे पीछे, ठीक है, इसमें से जो विलेजेस वगैरह होते हैं, जो लो एरियाज हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स में डैम्पनेस का प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसके अलावा जो हिली एरिया या टॉप एरिया वगैरह पे जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं उनमें डैम्पनेस के प्रॉब्लम कम आते हैं, ठीक है। इसी तरह जो ग्रेवल यानी कि जो बजरी वगैरह की तरह की सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, रेतली ज़मीन जिसको कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वाटर को क्या कहती है, अलाउ टू पास थ्रू इजीली, उसमें से पानी क्या इजीली ड्रेन हो जाता है। जबकि क्लेई सॉइल क्या करती है, मॉइस्चर को रिटेन करती हैं और डैम्पनेस क्रिएट करते हैं ड्यू टू कैपिलरी राइस। कैपिलरी राइस समझते हैं, क्ले के अंदर ना वाटर का प्रेशर क्या होता है, प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि वाटर की अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी अगर आप बिल्डिंग के एडजेसेंट एरिया में क्लेई सॉइल है, ठीक है, बारीक मिट्टी हो, वहां पे अगर पानी के ट्रेंचेस वगैरह है, ठीक है, पानी खड़ा होता रहता है, ठीक है, तो वहां से कैपिलरी रिएक्शन की वजह से क्या हो सकता है, मॉइस्चर आपका अंडरग्राउंड मूव करके बिल्डिंग्स में पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि जब आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब आप रीफिल करते हैं तो हम सैंड को प्रेफर करते हैं रीफिलिंग के लिए, ठीक है। क्ले को हम प्रेफर नहीं करते रीफिलिंग के लिए, ठीक है। ये पॉइंट समझ आई आपको? जी जी। आ गई तो है। ये आप, हाँ, तो जब आप बर्ती वगैरह डालते हैं ना, तो हम सैंड को प्रेफर करते हैं, ठीक है, बजाय कि आप क्लेई सॉइल को आप डालें, ठीक है। तो तो वो एक ही दफा ही बैठ जाती है, ठीक है, उसका लेटर ऑन कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक दफा आपने कंपैक्ट कर दी,
वो एक ही दफा बैठ जाती है। दूसरा उसकी ड्रेनेज प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, मॉइस्चर क्या होता है रिटेन नहीं रहता बल्कि ड्रेन हो जाता है, ठीक है, क्विकली। तो सर एक क्लाइमेटिक, क्वेश्चन था। जी जी पूछें पूछें जरूर पूछें। सर ये जो सिम होती है इसी को डैम्पनेस कहते हैं? सेम, हाँ सेम कोई बोलते हैं। ओके सर। हाँ, इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन, कंडीशन है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक, ठीक है, कोल्डर एरियाज में, ठीक है, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, सेम ज़्यादा होगी, ठीक है। डिफेक्टिव ओरिएंट, ठीक है, वॉल आर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच आर गेटिंग हैवी स्प्लैशेस ऑफ वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड नॉट गेटिंग एडिक्वेट सनलाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्थ फेसिंग आपकी वॉल है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ टू साउथ ज़्यादातर हमारी बारिश की डायरेक्शन होती है। अब उस वॉल में क्या होगा, उसको धूप नहीं लगेगी, और जो पीक सीजन होगा रैनी, उसमें आपकी क्या है, बारिश डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ेगी, तो उस वॉल में डैम्पनेस तो आएगी आएगी, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि उस वॉल को प्रोटेक्ट करना भाई, रैन शेड्स, ठीक है, उसमें डीपीसीज वगैरह मौजूद हूँ, ठीक है, तो उसके सरफेस के ऊपर है अच्छा प्लास्टर हो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपने मेक श्योर करनी है। अगर इस तरह इस डायरेक्शन की जो वॉल है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है रैन शेड्स वगैरह से और बाकी चीजें से डीपीसी प्रोवाइड करके, ठीक है। डिफेक्टिव मटेरियल, पोरस ब्रिक्स हैं, ठीक है, वो मॉइस्चर को क्या कर लेंगी, ट्रैप कर लेंगी। सॉफ्ट स्टोन्स हैं, ठीक है, जैसे सैंड स्टोन्स वगैरह होते हैं, शेल वगैरह होते हैं, ठीक है। इफ यूज्ड इन द एरिया सब्जेक्टेड टू मॉइस्चर विल अब्जॉर्ब और रिटेन मॉइस्चर, और फिर को क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज करेंगे, ठीक है जी, और डैम्पनेस आएगी बिल्डिंग में। इनसाइड सोर्सेज क्या हो सकते हैं जी, वॉशरूम्स हैं, किचन हैं, ठीक है, पाइप्स हैं, ठीक है। मॉइस्चर एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वेट कंडीशन में आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, मॉइस्चर ट्रैप हो गया, ठीक है। तो और ब्रिक अगर बैड बैड क्वालिटी की है तो क्या करेंगे, मॉइस्चर को ट्रैप करेंगे और लॉन्गर ड्यूरेशन में क्या करेंगी, आहिस्ता आहिस्ता पानी को रिलीज करेंगी, ठीक है जी। डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आपने बिल्डिंग में नहीं दिए हुए, ठीक है, या जो बिल्डिंग के जो जॉइंट्स वगैरह हैं आपने प्रोवाइड तो किए हैं लेकिन उनके दरमियान गैप्स होता है। मैं, आप लोग कैंपस में आए, मैं आपको जॉइंट्स दिखाऊंगा अभी अपने बिल्डिंग के, ठीक है। आपने कहीं पे देखा कि दो कॉलम हमने इकट्ठे ही बनाए हुए हैं और दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि समर और विंटर की वजह से ना, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कंक्रीट एक्सपैंड करता है और कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हमने थोड़ी सी स्पेस अलाउ करनी होती है ताकि वो फ्रीली एक्सपैंड करे और क्रैक्स ना आए, ठीक है। अगर फ्रीली एक्सपैंड नहीं करेगा तो क्या है, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स वगैरह देते हैं, ठीक है। अब उन जॉइंट्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उनको साइडों से आपने लाजमी तौर पे सील करना होता है, वरना वहां पे क्या है कि मॉइस्चर पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है, उस स्पेसिंग के अंदर, स्मॉल स्पेसिंग के अंदर, ठीक है, और फिर वो डैम्पनेस जो है वो जाती नहीं है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि उनको भी आपने साइड से या जहां से वाटर कहीं पे आपका पेनिट्रेट हो सकता है उसको वहां से आपने डैम प्रूफ करना है, ठीक है जी। डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस तरह पैरापिट की वॉल्स में भी क्या होता है, वहां पे उसका आस्ता आस्ता क्या है वो छत में आना शुरू होता है, छत से फिर नीचे उसकी जो वॉल्स हैं वहां पे पेनिट्रेट करता है ये, ठीक है। तो इसी तरह पैरापिट वॉल्स को भी आपने कोपिंग वगैरह देनी होती है, वो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है जी। ये कुछ सिंबल्स हैं डैम्पनेस के, ये आपने ये फिगर देख लेनी है, ठीक है, तो आपको समझ लगेगी। अब डीपीसी एट डिफरेंट लोकेशंस, इसके बाद हम इसको कंक्लूड कर देंगे। प्लिंथ लेवल है, पैरापिट वॉल में आपने लाजमी देना होता है, पैरापिट वॉल में कोई भी नहीं देता हम में से, ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो देते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना है, एक तो कोपिंग प्रोवाइड की हुई है ताकि रेन वाटर ड्रेन हो जाए, ठीक है, डायरेक्टली वॉल के ऊपर। और दूसरा ये देखें आप, पैरापिट, पैरापिट जो लिखा हुआ है ना उसके नीचे जो सेक्शन है उसमें देखें आप, फिर आपने एक डीपीसी दिया हुआ है, ठीक है, उसके ये फ्लोर से जस्ट थोड़ा सा अबव करके आपने क्या दिया हुआ है, डीपीसी दिया हुआ है ताकि
वॉल से आपके स्लैब की तरफ मॉइस्चर पेनिट्रेट ना कर सके। ठीक है जी। इसी तरह प्लिंथ लेवल पे हम देते हैं डीपीसी ताकि नीचे से मॉइस्चर ऊपर आपकी वॉल में पेनिट्रेट ना हो सके। ठीक है। इसी तरह विंडोज के सिल लेवल के ऊपर, ठीक है, तो सिल भी आप समटाइम, सिल लेवल भी क्या है, जो विंडो की सिल है, जो सरफेस है, वो भी समटाइम क्या है, मॉइस्चर के डायरेक्टली क्या एक्सपोज हो सकती है। ठीक है। इसी तरह लिंटल लेवल के ऊपर भी आप क्या करते हैं, लिंटल पे बताते खुद आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है, वहां पे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरसीसी जो है वो वाटर को उस तरह से पेनिट्रेट नहीं होने देता। ठीक है। लेकिन विंडो के ऊपर आप क्या करते हैं, शेड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लिंटल शेड्स। इसी तरह बेसमेंट्स और अंडरग्राउंड जो फ्लोर्स हैं, वहां पे आपने वर्टिकल डीपीसीज देने होते हैं, इनके खड़े। ये आपको ना, जो नंबर 4 पे आपने देखेंगे, यहाँ पे आपको खड़े डीपीसी भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है। जबकि प्लेन्थ लेवल पे, पैरापिट पे और लिंटल पे आपको हॉरिजॉन्टल डीपीसी नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? सर ये वर्टिकल वाला एक बार फिर से बता रहे हैं सर। ये नंबर 4 पे देखे ना आपको, ये वर्टिकल डीपीसीज नजर आ रहे हैं, ये काली सी जो थिक लाइंस हैं, ये डीपीसीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये नीचे से ऊपर जाती हुई आपको नजर आएंगी। ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकल डीपीसीज। ये आप वॉल का क्रॉस सेक्शन देखें ना, तो वॉल्स के यस सर। बिल्कुल दरमियान में आपको थिक लाइंस नजर आ रही हैं। तो ये वर्टिकली ऊपर जा रही हैं। ठीक है। तो जो बेसमेंट्स होती है ना, उसमें साइडों से भी तो मॉइस्चर आ सकता है ना। आपने फिर क्या करना है, वर्टिकल डीपीसीज भी देने हैं। तो मॉइस्चर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आ रहा है, तो आप डीपीसी वर्टिकल डायरेक्शन में देंगे। अगर मॉइस्चर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करेंगे, डीपीसी देंगे। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है ना? ठीक। यस सर, जी क्लियर। बस सर यहाँ, जी जी, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो जाता है। आपके क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछें मुझसे। सर एक बात बता दें। जी जी। सर एक कॉलम के ऊपर ये जो डोर बीम होता है, इसके ऊपर अक्सर देखा है कि नहीं जाती डैम्पनेस, लेकिन कॉलम को क्रॉस कर जाती है, इसकी क्या वजह? आप कहते हैं कॉलम के अंदर नहीं आती? नहीं नहीं, डोर बीम से ऊपर नहीं जाती सर, अक्सर जगह दीवारों पे, लेकिन कॉलम से गुजर जाती है। डोर बीम से नहीं गुजरती, ये डैम्पनेस की बात कर रहे हैं। यस सर। देखिए कॉलम जो है ना, वो बेसिकली वर्टिकल मेंबर है। ठीक है। तो जी ज्यादातर जो आपका ग्राउंड से जो ऊपर वाला एरिया है ना, उसमें वर्टिकल मूवमेंट होती है। ठीक है। कॉलम के पैरेलल मॉइस्चर जा रहा था, कॉलम उसको नहीं रेजिस्ट करेगा, कंक्रीट का वो रिस्टेन नहीं कर सकता। ठीक है। जबकि जो आपका बीम है ना, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है और मॉइस्चर को क्या कर सकता है, रिटेन कर लेता है। ठीक है। इसके ऊपर मॉइस्चर को फ्लो करने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। ये रिकावट क्रिएट करता है, क्योंकि ठीक मॉइस्चर है की सर। जो मूवमेंट है ना, वो जनरली वर्टिकल है। ठीक है। ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है। अब ठीक है आप ठीक। प्लिंथ लेवल में बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उस केस में क्या है कि आपका बीम जो है वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल डीपीसी भी हम हॉरिजॉन्टल देते हैं। ठीक है। बीम्स भी आपके क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अगर बीम आपने रिच कंक्रीट के दिए हैं, तो वो भी एज डीपीसी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? तो कॉलम तो उसके पैरेलल आ जाएगा, वो उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? यही क्वेश्चन था ना सही है आपका? सर। जी हाँ। जी, क्लियर हो और गया। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर सर अक्सर गर्मियों में भी डैम्पनेस आती है, उसकी रीजन क्या है? गर्मियों में बारिश की वजह से हो सकती है। ठीक है। और इनडोर मॉइस्चर्स की वजह से होती है, उसकी मल्टीपल रीजन है। ठीक है। अदरवाइज गर्मियों में क्या होता है कि वेपोरेशन होती है, डैम्पनेस कम होती है। ठीक है। सन की वजह से। लेकिन उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बारिशें, ठीक है,
या आपका इंडोर मॉइस्चर है, कोई किचन वगैरह से आ रहा है, ठीक है, ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स हैं, या अंडरग्राउंड जो है वो वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, नीचे क्लेई सॉइल्स हैं, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, आपका मॉइस्चर आ सकता है, ठीक है। तो डैम्पनेस का जो मेनली जो सीवियर सीजन होता है हमारे यहाँ, वो तकरीबन मिड ऑफ जून से लेके एंड ऑफ सितंबर तक होता है। ये जो मूनसून का जितना टाइम होता है ना स्पेसिफिकली, इसमें हमारा डैम्पनेस का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है जब बारिशें ज्यादा सर होती हैं। अटेंडेंस मेरे साथ दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है। जी ठीक है, आप सब लोग लीव कर सकते हैं, आप लोगों का अटेंडेंस की रिकॉर्ड मुझे मेरे पास आ चुका है, ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। तो ओके सर। ओके सर, थैंक यू। सर ये एक वाटर हाँ, क्वेश्चन टैंक्स के आसपास में कुछ करते हैं आप लोग लीव कर सकते हैं जिसको किसी क्वेश्चन है। वगैरह। जी सर ये वाटर टैंक्स के भी आसपास करते हैं डीपीसी वगैरह कुछ। हाँ, वाटर टैंक्स को भी आपने जो उसके जॉइंट्स होते हैं ना, या जो कॉर्नर्स होते हैं, वहां पे आपने सीलेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। वो उसकी स्ट्रक्चर सेफ्टी के लिए भी होते हैं। डैम्पनेस तो चलो प्रॉब्लम आती है ना, उसकी स्ट्रक्चर सेफ्टी के लिए भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्रैक स्लो नहीं कर सकते उसमें। आम जो आपका कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें माइनर से हेयर लाइन से क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है, उसका प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो आप वो बनाते हैं, वहां पे आपने जो सीलेंट्स वगैरह लाजमी प्रोवाइड करने होते हैं, जो कॉमनली हम नहीं करते, ठीक है, जो घरों में हम कंक्रीट की जो टंकियां बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सीलेंट्स है। जो वाटर टैंक का डिज़ाइन है उसके अंदर आप इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है, या एटलीस्ट आपको इंट्रोडक्शन इसका ज़रूर मिलेगा लेटर ऑन, जब उनको आप डिज़ाइन वगैरह उनका पढ़ेंगे आप, ठीक है। RCD 1 या 2 में क्लियर है जी। ये क्लियर है डीपीसी किसने सर। रजिस्टर किया डेमोस को? बेटा फाइबर्स वगैरह डालते हैं अंदर, रबड़ वगैरह के सीलेंट्स वगैरह डालते हैं, ठीक है। मैं आपके सियाज के साथ ना कुछ वो शेयर कर दूंगा फिगर्स वगैरह, ठीक है, वो आप लोग देख लेना वाटर टैंक्स सर की, अगर किसी ठीक है। पर हो गई तो उसको प्रिवेंट जी करने के जी, लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? किसको, डैम्पनेस को? यस सर, मतलब अगर हम कोई पाइप की लीकेज वगैरह हुई हुई है उसको अगर हम कर देते हैं उसके बाद, मतलब दीवार तोड़ के। पहला बिल्डिंग के अंदर तो आप डीपीसी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह प्रोवाइड करनी है। अगर डैम्पनेस आ चुकी हुई है, यस सर। ठीक है, तो हम्म। उसको, अब सबसे पहले आपने उसका उसका जो सोर्स है उसको काबू करना है, देन लेट इट ड्राई, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। कुछ केमिकल कुछ केमिकल्स वगैरह हैं जो आप यूज करते हैं, वो भी बेसिकली क्या करता है, मॉइस्चर को ड्राई कर देता है, ठीक है। तो मॉइस्चर को आप ड्राई कर सकते हैं, चाहे आप सन ड्राई करें, चाहे आप किसी केमिकल के साथ ड्राई करें, ठीक है, मॉइस्चर ड्राई होता है। लेकिन आपका असल टास्क होता है उसके सोर्स को ख़त्म करना। सोर्स को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, डैम्पनेस आपकी ख़त्म नहीं होगी। और सोर्सेज एक दफ़ा बिल्डिंग बन जाए फिर रिमूव करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है, ये इतना कोई आसान काम नहीं होता। यस। इवन प्लम्बिंग वगैरह के मसाइल जो हैं, अगर आपने बिल्डिंग बना लिया उसके बाद आपने बिल्डिंग को टाइलें वगैरह भी लगा दी हैं, ठीक है, बाथरूम वगैरह एरिया में, तो आप सारी टाइलें उखाड़ के और प्लम्बिंग वगैरह को चेक करके आप लीकेज वगैरह कहीं से अगर आपने निकालनी है, तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चे वाला और लंबा काम है। इसलिए कहते हैं कि इसका जो रेमेडी है वो पहले हो सकता है, बाद में नहीं है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। बाद में तो सर ये अगर इसका यूज रेमेडी करते हैं, करने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत आपको महंगा काम पड़ेगा। जी जी, पूछिए बेटा। सर ये जो केमिकल यूज करते हैं उससे कोई कंक्रीट वगैरह पे, मतलब या सीमेंट वगैरह पे इफेक्ट नहीं होता? हाँ, उसकी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, स्पेशली प्लास्टर वगैरह पे ना, ये
तो वो आपको ये करना है कि आप अगर इस तरह केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पैंट तो आपको नया करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपने देख लेना कि क्रैक्स वगैरह तो नहीं आ गए हुए प्लास्टर्स वगैरह में, ठीक है। तो प्लास्टर्स की जो सरफेस है उसको भी मे भी आपको थोड़ा सा रिपेयर करना पड़े, या डैमेजेस जनरली आपकी डैम्पनेस ने भी बहुत कर दिए होते हैं, ठीक है। तो वो डैमेजेस भी आपने रिपेयर करने होते हैं। बाकी केमिकल ने उसको खुश्क ही करना होता है, तो मोस्ट लाइकली उसके कुछ ज़्यादा डैमेजेस वगैरह नहीं होंगे। ओ, ठीक है सर, वो भी हमारी नेक्स्ट क्लास है तो हाँ हाँ, अभी आप लोग वो ज्वाइन करें, ठीक है। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। एनीबॉडी एल्स, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ये आप लोग लीव कर दें सब लोग, फिर मैं अभी इसको लीव कर दूंगा।